हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी है ना। जीडीपी हो गया आपका एनडीपी हो गया है ना। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे जीडीपी के बारे में। क्या बारे में? जीडीपी के बारे में जानेंगे। पहला है जीडीपी। सॉरी, जीडीपी क्या है? देखो, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था में है, जैसे भारत का बात करते हैं तो एक वर्ष में उत्पादित मतलब उत्पादन होने वाला सभी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मतलब फाइनल मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे, है ना। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जो है एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित एक वर्ष में जितने भी सभी वस्तुओं वस्तु का बात किया जा रहा है, और सेवाओं वस्तुओं और सेवाओं एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मतलब फाइनल मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य होता है एक वर्ष में उत्पादित में, एक वर्ष में। अब भारत के लिए क्या है? अगर भारत का बात की तो ये भारत के लिए एक वर्ष क्या है? भारत के लिए एक वर्ष क्या है? भारत के लिए जो पहला एक वर्ष है एक वर्ष है भारत के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारत के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए है। देखो, जीडीपी का जो आकलन है, जीडीपी का मतलब देखो, 1 अप्रैल से जीडीपी क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने भी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन होंगे, वस्तुओं और सेवा उत्पादन होंगे, वस्तु और सेवा उत्पादन होंगे, तो उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब फाइनल जो मौद्रिक मूल्य होगा, है ना, मॉनेटरी मूल्य या मौद्रिक मूल्य, वो जीडीपी कहलाता है। ऐसा समझिए। इसका आकलन कहाँ करते हैं? इसका आकलन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय निजी उपभोग सकल निवेश सरकारी और व्यापार सेवा के योगफल द्वारा किया जाता है ना। इसका आकलन क्या किया जाएगा? कहाँ से किया जाएगा? राष्ट्रीय निजी उपभोग सकल निवेश सरकारी और व्यापार से योगफल द्वारा किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है? देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उन देश निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है। इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए गए पदों को समझना आवश्यक है। देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ दिया हुआ है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसको समझना आवश्यक है। ग्रॉस का मतलब होता है, जैसे गणित में हम कहते हैं या मैथमेटिक्स में, कुल मतलब टोटल,
डोमेस्टिक का मतलब होता है कोई देश, है ना। और प्रोडक्ट का मतलब होता है वस्तु व सेवाएं। ऐसा है, ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, कुल। डोमेस्टिक का मतलब देश, और प्रोडक्ट का मतलब होता है वस्तु और सेवाएं। जिस इसे जीडीपी कहते हैं। और फाइनल का अर्थ होता है जैसे अंतिम मौद्रिक मूल्य, है ना। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहते हैं, अंतिम मौद्रिक मूल्य बोले ना। अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है कि, है ना, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अंतिम मतलब फाइनल, फाइनल मौद्रिक मूल्य। अब इसमें क्या है, वस्तु और सेवाओं में, उसके बाद क्या है, वस्तु और सेवाओं में क्या नहीं लगेगा, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा। हाँ, उस वस्तु और सेवाओं में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उस वर्ष के पश्चात, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च से अंतिम मौद्रिक मूल्य डिसाइड हो गया। अब उसके बाद उस वस्तु और सेवाओं में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो उत्पादित हुआ था उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जीडीपी, जीडीपी का बात करते हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं। देखो, उदाहरण के लिए मान के चलो किसी देश का जीडीपी 107 रुपये, या बीते साल 7 रुपये, किसी देश का जीडीपी है 107 रुपये है, यह बीते साल 7 रुपये ज़्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7% है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, तो मतलब यह होता है कि देश की परिणामात्मक रूप से बढ़ गई। जैसे किसी देश का जीडीपी है ना, किसी देश का जीडीपी पिछले साल 100 रुपये, 100% था। इस साल 107 मतलब 100% नहीं, सॉरी, 100 था। किसी देश का जीडीपी क्या था, किसी देश का जीडीपी 100 था, तो पिछले साल, इस साल 107 रुपये है, तो 7 रुपये वृद्धि हुई, तो इससे ग्रोइंग जीडीपी कहेंगे, ग्रोइंग वृद्धि होती जीडीपी कहेंगे। ऐसा। अब बात करते हैं एनडीपी का। एनडीपी, है ना। एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे ज्ञात करते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी का एनडीपी, इसमें क्या करते हैं, जीडीपी में माइनस कर देते हैं घिसावट, इसको याद रखें। देखो, ये एनडीपी नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। किसी भी अर्थव्यवस्था का यह वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली गिरावट को घटा कर क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है। इसका मतलब है उस सामान के घिसने या टूटने फूटने से होता है। घिसावट की दर सरकार निर्धारित करती है तथा भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है।
यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली गिरावट की दर तय होती है। देखो एनडीपी में क्या होता है, गिरावट क्या है, गिरावट क्या है। मान के चलो 2021 में पंखा लाए, है ना, 2010 में 2021 में पंखा लाए। अब पंखा 2023 तक पुराना हो गया। पुराना हो गया मतलब वो नए पंखे की तरह अब नहीं चल रहा है, अब थोड़ा सा खराब हो गया है। अब जो नए पंखे का मूल्य मान के चलो 800 रुपये था, है ना, नए पंखे का मूल्य 800 रुपये था। अब क्या है, पुराना पंखे का मूल्य उतना थोड़ा ना रहेगा, अब कम हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, इसमें क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध राष्ट्रीय, हाँ, शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या करते हैं, ये एनडीपी में क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घिसावट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घिसावट में जितना लॉस हुआ, है ना। अब वो कौन डिसाइड करता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। इसका कितना गिरावट होगा उसको कौन करता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है ना। देखो उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत में रिहायशी निवास की सालाना गिरावट 1% है ना? निवास का गिरावट 1% है। और बिजली से चलने वाले पंखे का मूल्य में 1 साल होगा तो 10% की कमी हो जाएगी, है ना। विदेशी विनिमय बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता तो घरेलू मुद्रा की गिरावट करते हैं, क्या करते हैं, घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है तो घरेलू मुद्रा का गिरावट करते हैं। घर का गिरावट कितना है, 1%, 1% पर ईयर है। उसी प्रकार पंखे का 10% पर ईयर, 10% उसका मूल्य गिर जाएगा, पंखे का 1 साल हो जाएगा तो घर का इधर 1% मूल्य गिर जाएगा, है ना। अगर विदेशी विनिमय बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर बात किया जाए, अगर घरेलू मुद्रा देश की जो करेंसी है ना, विदेशी करेंसी के सामने, विदेशी करेंसी के सामने क्या हो जाए, कम पड़ जाए। ये विदेशी करेंसी है, देश की करेंसी क्या है, कम हो गई है, उसके सामने उसका मूल्य कम है। हमारा देश का मूल्य, देश के मूल्य का करेंसी कम है, अगर किसी विदेशी करेंसी के मूल्य के सामने में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे घरेलू मुद्रा का घिसावट कहेंगे, उसे घरेलू मुद्रा का, इसका क्या कहेंगे, घिसावट या डिप्रेशिएशन कहेंगे, डिप्रेशिएशन कहेंगे। ये एनडीपी हो गया। तो एनडीपी को किससे नापते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन, डिप्रेशिएशन, डिप्रेशिएशन मतलब घिसावट। अब आते हैं जीएनपी के बारे में, जीएनपी, है ना। जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल
राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में है जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता था। जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता था। किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। यहाँ पर क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से जितने भी आय प्राप्त होंगे, है ना, विदेशों से भी, विदेशों का जीडीपी मतलब देश की आय है, घरेलू उत्पाद है। विदेशों की आय भी यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तब यहाँ पर जीएनपी निकलेगा। अब विदेशों की आय कैसे होगा, इसमें देश की सीमा के बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे यहाँ देश है ना, देश के अंदर जीडीपी होता है, अब देश के बाहर भी है आर्थिक गतिविधियां, जिससे आय प्राप्त हो रही है उसको भी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब विदेशों से कैसे प्राप्त होगा, जैसे निजी प्रेषण है, प्राइवेट रेमिटेंस है। भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, जैसे निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस है। देखो यहाँ पर समझने की वाली बात है, विदेशों से कैसे प्राप्त होगा, विदेशों से आय कैसे प्राप्त होगा, विदेशों से आय कैसे प्राप्त होगा। पहला है जैसे निजी निजी प्रेषण, है ना, निजी प्रेषण या प्राइवेट रेमिटेंस, रेमिटेंस होगा, टेंस, है ना, प्राइवेट रेमिटेंस। इसमें कैसे होगा, तो भारत के नागरिक क्या करते हैं, निजी, इसमें निजी प्रेषण में ना, प्राइवेट रेमिटेंस में, याद रखें, विदेशों से आय प्राप्त हो रही है। इसमें क्या होगा, जैसे भारत के लोग हैं, ये इंडिया है मानो चलो, भारत का जो नागरिक है दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, या दुनिया के दूसरा देश, कोई भी देश हो सकता है, यहाँ का नागरिक यहाँ जाके काम कर रहा है ना, तो दुनिया के दूसरे देशों में ना, दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में भी काम करते हैं। इन लोगों की निजी लेन देन से आमदनी होती है, उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहते हैं, है ना। इंडिया का नागरिक है, देखो भारत का नागरिक है, भारत का कोई व्यक्ति यहाँ जाके काम कर रहा है, दूसरे देशों में काम कर रहा है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। वहाँ के लोग यहाँ भी आके काम कर, इन देशों का जो आदान प्रदान है, यहाँ जाके काम कर रहा है, यहाँ से कुछ पैसा मिल रहा है तो यहाँ भेज रहा है, यहाँ आके, यहाँ दूसरे देश से काम करने वाला व्यक्ति यहाँ से पैसा ले जाएगा या यहाँ से टैक्स देगा कुछ सामान खरीद कर, है ना, यहाँ दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ आएगा, यहाँ काम करेगा, सामान खरीदेगा, सेवा लेगा और टैक्स देगा, पैसा मिलेगा। तो इनका जो आदान प्रदान है एक दूसरे का, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से अपने देश टाइप का, तो इससे जो लाभ प्राप्त होती है उसे निजी प्रेषण या प्राइवेट रेमिटेंस कहते हैं। प्राइवेट रेमिटेंस के अंतर्गत लाया जाता है, गिना जाता है ना। ये हो गया पहला, जो विदेशों से प्राप्त होती है आय, है ना। दूसरा है विदेशी ऋणों पर का ब्याज, है ना, यह दूसरा क्या है, दूसरा क्या करते हैं, विदेशी ऋणों का, विदेशी ऋणों का ब्याज। विदेशी ऋणों का ब्याज में क्या होता है, विदेशी ऋणों के ब्याज की राशि के अंतः प्रवाह और बहिर्प्रवाह का परिणाम,
भारत की इससे होने वाली आय ऋणात्मक है, क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज जिसके द्वारा दिए गए ऐसे कर्ज से न होता है। जैसे क्या है, कोई देश है दूसरे देश से ऋण लेता है, लोन लेता है। अब इंडिया की बात की, ये लोन बहुत ज़्यादा लिया है, मोर देन है, और ये क्या, लोन बहुत कम दिया है। लोन बहुत ज़्यादा लिया है दूसरे देशों से, तो लोन भारत दूसरे देश को कम दिया है। तो क्या है, विदेशों से प्राप्त होने वाली जो ऋण से, विदेशी ऋणों से प्राप्त होने वाली जो ब्याज है वो ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि जो ऋणात्मक इसीलिए है क्योंकि जो भारत है, इंडिया दूसरे देशों को कम लोन दिया है, लोन कम दिया है, जिससे ब्याज कम प्राप्त होगी। और दूसरे देशों से इंडिया, है ना, दूसरे देशों से, ये दूसरा देश से ज़्यादा लिया है, ज़्यादा लोन लिया है, जिससे ज़्यादा ब्याज भी पटाना पड़ता है, तो ऋणात्मक हो गया। दूसरा विदेशी ऋणों से। अब तीसरा किससे होगा? तीसरा विदेशी अनुदान। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय क्या है? तीसरे नंबर पर विदेशी अनुदान है, एक्सटर्नल ग्रांट। इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का से शामिल किया जाता है। काफी निम्न ही सही, लेकिन भारत को अन्य विदेशी ऋण क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है। यूएनडीपी से प्राप्त होती है ना। कहाँ से प्राप्त होती है? यूएनडीपी से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवं राष्ट्रों से, जो मूलतः मानवीय आधारों पर होती है। किस पे होती है? मानवीय आधार। वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया है। यह भारत के राजनीतिक प्रक्रिया का भिन्न अंग है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका अदा करने का प्रयासों से जुड़ा है। यहाँ समझें कि कहाँ से प्राप्त होती है? विदेशी अनुदानों से भी प्राप्त होती है। ये तीन था जो विदेशों से प्राप्त होती है। ये तीन तरीकों से। अब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट जैसे हम जीडीपी से एनडीपी निकाले थे, उसी प्रकार क्या है, हम जीएनपी से एनएनपी निकालेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम एनएनपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सेम है। एनएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनएनपी निकालने का फार्मूला है जीएनपी, अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माना डिप्रेशिएशन, मतलब घिसावट। डिप्रेशिएशन को घिसावट कहें, से एनएनपी निकलता है। एनएनपी के विभिन्न उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, यह किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। एनएनपी क्या है? अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय है। यह जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम के तौर पर नहीं लिखा जाता है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का बेहतरीन तरीका है। देखो, जीडीपी
एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, है ना, जीएनपी, ये सब नेशनल इनकम ही है, राष्ट्र नेशनल इनकम ही कहलाते हैं, लेकिन इनको नहीं लिखा जाता, इनको नहीं लिखा जाता, बल्कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं एनएनपी, है ना, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम के तौर पर जानते हैं और ये बहुत प्रचलित है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो देश के प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अलग अलग देशों की गिरावट की दरें अलग अलग होती हैं, जिनका उनकी राष्ट्रीय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वैसे राष्ट्रीय आकलित करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जनवरी 2015 में बेस ईयर और मेथोडोलॉजी को संशोधित किया। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम के तौर पर एनएनपी को लिया जाता है। अगर एनएनपी को किसी देश की आबादी से भाग दिया जाता है ना, कुल आबादी से ना, देश की कुल आबादी से भाग दिया जाता है ना, तो वहाँ पर निकलता है पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अलग अलग देशों अलग अलग गिरावट होती है, अलग अलग डिप्रिसिएशन होता है, अलग अलग रख रखाव होता है, इसलिए अलग अलग डिप्रिसिएशन, इसलिए अलग अलग उनका राष्ट्रीय आय भी होगा, है ना, सबका अलग अलग होगा। तो राष्ट्रीय को आकलित करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कौन करता है, सीएसओ। राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को कौन करता है, आकलित कौन करता है, मेजर कौन गणना करता है, आकलित कौन करता है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जनवरी 2015 में बेस ईयर को संशोधित किया गया है। कब, जनवरी 2015 में, ध्यान रहे। इसका जो बेस ईयर है वो जनवरी 2015 में संशोधित किया गया है। यहाँ समझ में, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, एनएनपी को। और एनएनपी को, है ना, एनएनपी को क्या किया जाता है, एनएनपी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है, एनएनपी, और प्रति व्यक्ति है, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर निकालते हैं, है ना, तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को उस देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं, उस देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं, तब क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अब प्रति व्यक्ति आय हर देश का अलग अलग होता है। और इस सब का आकलन कौन करते हैं, इस सब का आकलन कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। है समझ में, धन्यवाद।